इज द रियल किंग, iPhone 16 Pro Max या Samsung Galaxy S25 Ultra। कंपैरिजन बनता ही बनता है। अब देखिए दोस्तों, मैं एकदम फेयर रहने वाला हूँ। भले ही मैं S25 Ultra पर स्विच कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं बायस्ड हो जाऊँगा और S25 Ultra की बहुत तारीफ करूँगा। नहीं, जो मुझे ठीक लगेगा। एज ऑलवेज हमारे वीडियोस को आप क्यों पसंद करते हैं, हमें जो ठीक लगता है, जो एक्चुअली होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग खासकर बात करते हैं। इसके लिए हमारे रिव्यूज़ कंपैरिजन्स पर आप लोग बहुत प्यार देते हैं। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और कमेंट करके बताइए दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक भी ज़रूर करिएगा। अब सबसे पहले डिस्प्ले की बात करेंगे तो दोनों में आपको सेम साइज़ की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन जब आप साइड बाय साइड देखेंगे तो एप्पल थोड़ा सा छोटा फील होता है। उसके बाद भी उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया अपने फॉर्म फैक्टर को। और एप्पल में हमें मिलता है ProMotion XDR OLED डिस्प्ले, जहाँ पर सैमसंग में है AMOLED डायनामिक और QHD+ का रेजोल्यूशन है, तो आईफोन में 2K वाला आपको रेजोल्यूशन मिलता है। अब दोनों ही डिस्प्ले काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी शार्प है, दोनों की कलर्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट आईफोन में आपको 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, HDR सपोर्टेड है, जहां पर सैमसंग में भी आपको 2600 निट्स की ब्राइटनेस है, यहाँ पर भी आपको HDR का सपोर्ट है। बट मैंने दोनों की फुल ब्राइटनेस पर जब चेक किया तो डेफिनेटली सैमसंग इतना बेटर नहीं था कंपेयर टू आईफोन के। एप्पल का जो डिस्प्ले वो बहुत ब्राइट था, अनलेस एंड अनटिल जब मैंने S25 अल्ट्रा में एक्स्ट्रा सनलाइट को टर्न ऑन किया, उसके बाद जाके उसने आईफोन के डिस्प्ले ब्राइटनेस की क्वालिटी से मैच किया। ये हमने इंडोर में चेक किया तो फिर बराबर था, आउटडोर में चेक किया तो दोनों डायरेक्ट सनलाइट में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि आपको सैमसंग में अगर और एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का मजा लेना है, जो आईफोन्स के टक्कर ले, तो आपको वो ऑप्शन को टर्न ऑन करना पड़ेगा। बाकी आईफोन में हमें सेरामिक शील्ड की प्रोटेक्शन है, सैमसंग में मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2। अब दोनों अपनी जगह पर अच्छे हैं, लेकिन तोड़ने फोड़ने की, स्क्रैच करने की, ये सब करने की कोशिश मत करिएगा। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा खटकती है आईफोन में वो ये है कि आपको एक डायनामिक आइलैंड दिया है, ऊपर अजीब सा नॉच है, और सैमसंग में बहुत छोटा सा आपको पंचोल मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो सैमसंग में बेटर रहेगा, और मैं इसीलिए सैमसंग को इस मामले में प्रेफर करता हूँ। लेकिन बेजल्स जो है वो दोनों के बहुत कम है, मतलब साइड बाय साइड एग्जैक्टली मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाया कि किसके कम बेजल्स है किसके ज्यादा है। दोनों ही मुझे इक्वल यहाँ पर लगे थे। अच्छा, यूट्यूब पर आपको दोनों में HDR का सपोर्ट है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर हमने चेक किया तो आईफोन में सिर्फ HD आता है और प्राइम वीडियो फुल HD है। लेकिन यहाँ पर S25 अल्ट्रा में नेटफ्लिक्स पर HDR स्पेशल ऑडियो दिया है, विच इज वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको जो नेटफ्लिक्स का एक्सपीरियंस होगा वो बहुत इमर्सिव होने वाला है, और प्राइम वीडियो वैसे ही आपको फुल HD मिलता है। तो दोनों के अंदर अपने अपने प्रोज और कॉन्स है। बट आपसे पूछना चाहता हूँ, डिस्प्ले में आपको क्या लगता है कि डायनामिक आइलैंड पंचोल क्या आपको एक्सपीरियंस करना बेटर लगता है? कमेंट में जरूर बताना। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, iOS 18 यहाँ पर iPhone 16 Pro Max में है। ये लोग ज़्यादा फालतू के ब्लोटवेयर्स देते नहीं है, अननेसेसरी एड्स नहीं आती है, सिक्योरिटी बहुत टफ होती है, और बहुत सारे फीचर्स, इनका जो इकोसिस्टम है नंबर 1 पर आता है। एप्पल इकोसिस्टम टॉप पर आता है, कुछ भी बोल दो, कितनी भी बुराई कर लो, लेकिन एप्पल इकोसिस्टम नंबर 1 है। एंड्रॉयड वाले कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल एप्पल इज ऑन द टॉप, ठीक है। लेकिन साथ में इसमें जो है बस एक कमी है कि बग्स रहते हैं। जैसे कि अभी गैलरी के अंदर कोई भी वीडियो प्ले करना होता है तो वो पॉज हो जाते हैं, फिर पूरा ऐप को क्लोज करना पड़ता है, फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है जब वो चलता है, और फिर वो 1 टाइम ही चलेगा, फिर वापस से वो बार बार करना पड़ता है। तो ये हो सकता है अपडेट के साथ फिक्स्ड हो जाए, और कुछ लोगों को ये शायद होगा, कुछ लोगों को नहीं भी होगा, सबको नहीं हो रहा है, ये डिपेंड करता है डिवाइस टू डिवाइस। बाकी उसके अलावा आपको 5 इयर्स या 6 इयर्स के अपडेट्स मिलेंगे, तो उसमें तो हमें पता है। और फिलहाल के लिए एप्पल इंटेलिजेंस की बात करें तो भाई अभी बहुत इशूज़ चल रहे हैं, तो उसको हम इग्नोर ही करते हैं, AI तो छोड़ ही दो। और कॉल रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम यहाँ पर इतना खास नहीं है। S25 अल्ट्रा में हमें One UI 7 मिलता है, और यहाँ पर एंड्रॉइड 15 है। One UI 7 सो फार मेरे हिसाब से एंड्रॉइड का वन ऑफ द बेस्ट UI है, और मेरा सबसे फेवरेट UI है। जब से मैंने अपडेट किया हूँ एकदम से बदल ही गई है दुनिया। और गैलेक्सी AI तो भाई टॉप लेवल पर है, और जो ये काम करता है वो एप्पल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर 7 साल के आपको अपडेट्स मिल रहे हैं, तो एक थोड़ा एडवांटेज है। बाकी लेकिन यहाँ पर कुछ नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ये सब थोड़े स्क्रीनशॉट ऐप सैमसंग चुपके से दे देता है। फ्लैगशिप में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन करना चाहिए, जो कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सैमसंग को गोइंग फॉरवर्ड ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अच्छी बात है कि स्टॉक डाल रहे तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करने का आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरली सैमसंग One UI 7 में फिलहाल के लिए मुझे वैसे तो कोई बग आया नहीं, ये बीटा में अभी भी स्टेबल इतना आया नहीं। और अफसोस की बात यह है कि अभी भी सैमसंग के S24 सीरीज में भी One UI 7 का स्टेबल अपडेट नहीं आया, तो सैमसंग को इस पर गौर करना चाहिए। थोड़ा इस मामले में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सैमसंग डिले कर रहा है। अब बैटरी की बात करेंगे तो भाई देखिए, एप्पल अपने इवेंट में बैटरी की ज़्यादा बात करता नहीं है, वो
उनको अपने बैकअप पर बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। एनीवेज आईफोन 16 प्रो मैक्स में फिर भी आपको बता दूं 4685 mAh की बैटरी मिलती है और इसमें 25 टू मैक्स 30 वॉट आपको चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ऑब्वियसली बॉक्स में चार्जर आपको मिलेगा नहीं। हमने 65 वॉट एडेप्टर से चार्ज किया तो 1 घंटा 45 मिनट के आसपास, मतलब पौने 2 घंटा लगता है इसको फुल चार्ज होने के लिए, जो कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। और वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिलता है 15 वॉट। इसमें बैटरी बैकअप की बात करें तो ऑन एवरेज, अभी ये फ़ोन हमने हमारे तो लिए टेस्टिंग करी है, बट मेरा भाई भी इसको यूज़ करता है, तो एक रियल यूज़र ऑलरेडी है, तो उससे पूछते तो वो बताता है कि एंड ऑफ द डे जो है वो बैटरी अराउंड 15% के आसपास रह जाती है, 15 से 20% ऑन एवरेज रहता है। बट उसका यूसेज जो है ना वो हैवी नहीं है, वो गेम में नहीं खेलता है इतना, तो ये मिक्स्ड यूसेज की बात करता हूँ, तो मतलब एक दिन पूरा चल जाता है। S25 अल्ट्रा की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी है, 45 वॉट की चार्जिंग, और यहाँ पर भी बॉक्स में चार्जर नहीं मिलने वाला है। इसकी अगर चार्जिंग की बात करें तो हाँ, ये थोड़ा सा फास्ट है, हमने वही सेम चार्जर का इस्तेमाल किया था, ये 1 घंटे के आसपास फुल चार्ज हो जाता है। इसमें भी आपको 15 वॉट वायरलेस है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर भी आपको मिलता है। अच्छा, इसमें हमने एक अलग से हैवी टेस्टिंग करी थी, रिव्यूज करते तो बहुत हैवी टेस्ट होता है, इसमें हमने थोड़ा इंटेंस किया था कंपेयर टू आईफोन 16 प्रो मैक्स की, ठीक है। तो ये अराउंड एंड ऑफ द डे 1% हो गया था। तो इसमें भी ऑन एवरेज ये पता चलता है कि अगर आप मिक्स यूज करते हैं तो इसमें भी आपको 15 से 20% बैटरी मिल जाती है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर S24 अल्ट्रा है, इसमें भी सेम बैटरी 5000 mAh की, और मैं मिक्स यूज करता हूँ तो मेरा भी उसमें एंड ऑफ द डे 15 से 20% बच जाता है। तो इससे भी ये पता चलता है कि सैमसंग का भी S25 अल्ट्रा का भी वैसे ही है, मतलब दोनों ही फोन आप एक दिन पूरा आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे मैं 1.5-2 दिन तक यूज करूंगा तो भाई उसमें कुछ नहीं होने वाला है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जहां पर आईफोन 16 प्रो मैक्स में A18 Pro वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट एवर ऑन अ स्मार्टफोन, मैं ऐसे बोलूंगा, और ये 3 nm पर बेस्ड है। जहां पर S25 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 Elite, ये भी एंड्रॉइड के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है, और ये भी आपको 3 nm पर मिलता है। अब दोनों के अंदर दोस्तों एंट्यूटू स्कोर्स में काफ़ी फर्क था। सैमसंग वाला 2 मिलियन के आसपास, हाउएवर ये भी अंडर क्लॉक लग रहा था, क्योंकि 8 Elite के स्कोर्स अराउंड 2.5-2.7 मिलियन तक जाते हैं। आईफोन 16 प्रो मैक्स सैडली हमारे वाले यूनिट में आया है अराउंड 1.2 मिलियन के आसपास, जो कि ये 18 प्रो के स्कोर्स नहीं, तो ये डिवाइस पे डिवाइस डिपेंड करता है। तो बाकी दोनों का जो हीट है वो बहुत अच्छा था, 39-38 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों चिपसेट बेंचमार्क्स के वक्त ज़्यादा हीट नहीं हुए। हमने 3D मार्क वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट किया, लेकिन जो स्टेबिलिटी स्कोर था वो आईफोन में बहुत कमाल का था, 73%। इससे ये पता चलता है कि चिपसेट कितना बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज है। जहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Elite बहुत कम स्टेबिलिटी स्कोर आया था S25 अल्ट्रा में 47%, और दोनों के हीट इस मामले में भी बहुत अच्छा थे, 41 मैक्स गया था, उसके ऊपर नहीं गया था। अच्छा, गीकबेंच में सिंगल कोर में एप्पल ज़्यादा है, लेकिन मल्टी कोर में आपको सैमसंग का जो स्नैपड्रैगन 8 Elite है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर हमने यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा गेमिंग वगैरह किया। जेंशिन इम्पैक्ट आईफोन में आपको 120 FPS मिलता है, जहाँ पर एंड्रॉइड सैमसंग में अराउंड 60 FPS पे कॉन्स्टेंट था। तो ये दोनों के गेम प्ले वैसे काफ़ी स्मूथ थे। BGMI दोनों में आपको 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, तो बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह भी आप अल्ट्रा पर खेल सकते हैं। और डेफिनेटली आईफोन में सबसे अच्छी बात यह है कि AAA गेम्स मिलते हैं भाई, ये बहुत बढ़िया बात है। जो गेमर्स है और iOS यूज़ करते हैं भाई, आप लोग बड़े लकी है कि आपको पूरी लाइब्रेरी मिल रही है, ये एक्सपांड हो रही है। तो बहुत कमाल की चीज़ है कि आपको अपने डिवाइस के अंदर PC गेम्स खेलने को मिल रहे हैं, जबकि अभी एंड्रॉइड में स्टार्ट ही हुआ है। ग्रेट लेजेंड जैसे गेम्स थोड़े बहुत अभी आ रहे हैं। सैडली S25 अल्ट्रा में ग्रेट लेजेंड्स क्रैश कर रहा है, ये मुझे बहुत बुरा लगा, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस किया था। अच्छा, दोनों में रैम सपोर्ट की बात करें तो LPDDR5X मिलता है, लेकिन स्टोरेज की बात करें तो आईफोन जो है वो NVMe का इस्तेमाल करता है, सैमसंग UFS 4 करता है। और यहाँ पर वैसे दोनों की अगर आप UFS स्टोरेज स्पीड देखते हैं तो सैमसंग बहुत ज़्यादा आगे कंपेयर टू आईफोन 16 प्रो मैक्स के। लेकिन यहाँ पर जो है हमने फिर एक पूरा टेस्ट किया था फिजिकल, क्योंकि ऑन पेपर छोड़ देते, फिजिकल टेस्ट करते, ऐप ओपन क्लोज करके देखा, दोनों फोन्स काफ़ी स्मूथ चलते, दोनों की एनिमेशंस बहुत अच्छे, और इस बार One UI 7 का जो एनिमेशन है ना भाई, वो भी बहुत टक्कर का है। फिर हमने 10 मिनट बाद भी आकर चेक किया तो सारे ऐप्स दोनों में मेमोरी में रहते। डेफिनेटली इनका रैम मैनेजमेंट आपको काफी कमाल का मिलता है। तो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। एंड्रॉइड के लिए डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 8 Elite किंग है, तो iOS भाई A18 Pro जबरदस्त है। कैमरे की बात करेंगे भाई, दोनों के अंदर आपको काफी डिफरेंस मिलता है। आईफोन में हमें 48 मेगापिक्सल फ्यूजन सेंसर है, फिर एक पेरिस्कोप 12 मेगापिक्सल है, फिर एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है 48 मेगापिक्सल, 4K 30 FPS पे रियर है, 12 मेगापिक्सल की सेल्फी यहाँ पर भी आपको 4K मिलता है, जहाँ पर सैमसंग 200 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है। बट मेगापिक्सल मेरे लिए मैटर नहीं करता है, मेरे लिए ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा मैटर करता है। लेकिन सैमसंग में उसके अलावा 50 मेगापिक्सल का फिर पेरिस्कोप है, फिर अल्ट्रा वाइड है, फिर एक और टेलीफोटो सेंसर दिया है, और 8K वीडियो दिया है, जो मेरे हिसाब से अभी भी एक गिमिक
समझता हूँ मैं, मेरे हिसाब से 4K बेटर है। 4K 60 FPS आपको उसके अलावा मिलता है। और सेल्फी की बात करें तो 12 मेगापिक्सल और यहाँ पर भी मैक्स 4K 60 FPS मिलता है। तो एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि आईफोन में जहाँ पर 4K 30 FPS हो रहा है मैक्स, इधर आपको 4K 60 FPS पे मिल रहा है। अब यहाँ पर दोनों की पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो नॉर्मल डे फोटोज देखेंगे तो आपको दोनों अच्छे मिलते हैं। हमने अलग अलग कलर्स में भी फोटोज निकाले, तो इसमें एक चीज़ हमने नोटिस किया कि एप्पल थोड़ा सा नेचुरल रखता है, सैमसंग बूस्ट करता है, थोड़ा सा विविड हो जाता है, और कुछ कुछ पार्ट में एप्पल थोड़ा सा वार्म भी रहता है। तो मतलब वो जो एसेंस है ना एप्पल के फोटोज में वो बना है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और नॉर्मल ह्यूमन पोर्ट्रेट भी देखते हैं और जूम पोर्ट्रेट भी देखते हैं, तो ह्यूमन पोर्ट्रेट जो है वो बहुत अच्छे दोनों में, मतलब डिफरेंशिएट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अगर जूम फोटोज की बात करें तो मैक्स आईफोन में हमें 25 टाइम्स जूम मिलता है, सैमसंग तो भाई 100 तक चला जाता है। बाकी जूम वीडियो देखते हैं, वीडियो जूम भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छे खासे आप वीडियो निकाल सकते हैं जूम करके भी, और काफ़ी जो ट्रांजिशन है वो भी दोनों में मुझे बहुत सीमलेस लगा था। स्लो मोशन की बात करें तो दोनों में आपको स्लो मोशन वीडियो मिल जाते हैं, अच्छे आप निकाल सकते हैं, क्वालिटी यहाँ पर दोनों की अच्छी है। और ऑटो फोकसिंग भी अगर आप देखेंगे दोनों का तो अच्छा है, नॉट बैड, ये भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों सेल्फी डे पोर्ट्रेट की बात करें तो दोनों अच्छे, बट एक चीज अगर आपको बताओ, दोनों का टी शर्ट का कलर आपको अलग अलग लग रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ कौन सा सही है। यहाँ पर आईफोन सही है, जो हमारे टीम वाले साकिब भाई जो गए थे उन्होंने बताया कि मेरा ये वाला कलर था टी शर्ट का, वो नहीं था जो S25 अल्ट्रा में दिख रहा है। तो इससे अभी भी वापस से ये पता चलता है कि आईफोन जो है ना वो नेचुरल पिक्चर निकालता है, सैमसंग कहीं ना कहीं पिक्चर क्वालिटी को चेंज कर देता है, बूस्ट कर देता है। वो इसलिए करता है ताकि आपको देखने को अच्छा लगे, लेकिन नेचुरलिटी वहां पर पूरी खत्म कर देता है। अच्छा, सेल्फी वीडियो की बात करेंगे तो दोनों यहाँ पर अच्छे हैं। एप्पल यहाँ पर नेचुरल लगता है फिर से, और दोनों में यहाँ पर अगर डायनामिक रेंज देखेंगे तो बहुत अच्छा है, और रियर वीडियो भी देखेंगे दोनों की तो बहुत अच्छा है। इधर भी डिफरेंशिएट करना मुझे बहुत मुश्किल हो गया था। अच्छा, वीडियो में हमने ह्यूमन पोर्ट्रेट भी निकाला था, और एक्चुअली में यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी थी दोनों की कि यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। नाइट की बात करें तो नाइट के भी फोटोज बहुत अच्छे हैं, ये नॉर्मल फोटोज दिखा रहा हूँ, फ्लैश भी कंट्रोल्ड है कुछ कुछ जगहों पर। लेकिन एक सीन ऐसा है कि हमने ये ट्रैफिक सिग्नल का फोटो लिया था, और अगर आप पीछे बिल्डिंग पर गौर करते हैं, जो बैकग्राउंड बोलते हैं जिसको, फोरग्राउंड तो दोनों में सही है, लेकिन जो बैकग्राउंड है ना, आईफोन कुछ कुछ सिनेरियोस में ना पीछे बहुत डार्क कर देता है, सैमसंग यहाँ पर एआई के जरिए बूस्ट करता है। तो अब आपको सैमसंग का फोटो इसमें साफ देखेंगे, बिल्डिंग वगैरह पीछे क्लियर दिख रहा है, जहां पर आईफोन नहीं कर पा रहा है। तो एप्पल को इस मामले में थोड़ा काम करना पड़ेगा, ये बहुत वीक हो गया है। ये सैमसंग वाले सारे जो फोन है एंड्रॉइड के, सब एआई से बहुत अच्छा काम ले लेते। बाकी उसके अलावा हमने ह्यूमन पोर्ट्रेट निकाला, नाइट में बहुत डिफिकल्ट था, जूम भी करके देखा तो यहाँ पर कोई कमी नहीं थी। हमने नाइट सेल्फी पोर्ट्रेट निकाला तो इसमें भी एप्पल नेचुरल रहता है, बट एक कमी यहाँ पर ये थी कि एप्पल पे जब जूम करते हैं थोड़ा सा ब्लर रहता है, सैमसंग शार्प करता है, बूस्ट करता है, फेस को भी ब्राइट कर देता है। हमारे साकिब भाई इतने गोरे नहीं है, भाई मैं रेशिशम नहीं हूँ, बता रहा है, साकिब भाई इतने गोरे नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल कलर आया है वो आईफोन में है, लेकिन स्टिल शार्पनेस आपको सैमसंग में बेटर देखने को मिलती है। नाइट के जूम फोटोज दोनों के मुझे ठीक लगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता है। और ह्यूमन पोर्ट्रेट वीडियो नाइट में भी हमने निकाला था और दोनों ही काफी बढ़िया थे, तो ये आप पे जज करने के लिए मैं छोड़ देता हूं, आप मुझे बताएं आपको क्या बेटर लगा है। और नाइट सेल्फी वीडियो दोनों अच्छे, बट मुझे यहाँ पर एप्पल बेटर लगा था, और नाइट रियर वीडियो दोनों अच्छे, बट एप्पल में थोड़ा सा गोस्टिंग देखा था मैंने, जो मैंने सैमसंग में नोटिस नहीं किया था। अब डिजाइन और बिल्ड की भी बात कर ले, देखिए दोस्तों ये सब्जेक्टिव चीज है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, आईफोन 8.25 mm की थिकनेस, सैमसंग भी अराउंड 8.25 mm की थिकनेस दोनों की इक्वल फील होते हैं, बट आईफोन थोड़ा सा हेवियर साइड पर है, 227 या 225 ग्राम्स के ऊपर है, सैमसंग 218 ग्राम से। तो इसमें भी इन हैंड तो मुझे दोनों ही ठीक लग रहे हैं, कोई यहाँ पर डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। बाकी बैक भाई देखिए, एप्पल में तो आपको वही ग्लास बैक है, और फिर साथ में सैमसंग में भी वही आपको गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 लगा हुआ है, और दोनों के फ्रेम्स भी आपको टाइटेनियम मिलता है, और दोनों के ग्रेड 5 वाले टाइटेनियम फ्रेम है, विच इज इंप्रेसिव। दोनों में आपको जो है IP68 मिलता है, आईफोन में आपको फेस आईडी मिलेगा, तो सैमसंग में आपको अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़्यादा फास्ट लगता है और कन्वीनियंट लगता है कंपेयर टू फेस आईडी के, बहुत इशूज़ होते हैं, बट सिक्योरिटी डेफिनेटली आईफोन में आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। और हमें ये शटर बटन भी अलग से मिलता है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, हमने जब से इस पे काम चालू किया एक बार भी हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, आई डोंट नो व्हाई। इसकी जगह पे अगर वो अलर्ट स्लाइडर, जैसे कि इनका एक्शन बटन, ये यूजफुल है। ये कैमरा बटन मुझे गिमिकी लगा है, जिसके बारे में मैं क्या ही बात करूं। वही वैसे ही मुझे S25 अल्ट्रा में S पेन गिमिकी लगता है, क्योंकि मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, मुझे नहीं पता इसके कितने यूजर्स है भाई, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं तो उनके लिए कोई हेट नहीं, बट स्टिल। और इसमें तो इस बार ब्लूटूथ भी निकाल दिया है, तो सैमसंग क्या कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता है दोनों में आपको डुअल स्पीकर से, डुअल सिम है, एक में ई सिम है, एक में ऐसा है वैसा है, तो ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, दोनों के अंदर अभी इस बार S25 अल्ट्रा के एजेस स्मूथ हो गए, तो होल्ड करने पर दोनों का जो ग्रिप है वो भी मुझे इन हैंड फील भी काफी सही लगा है। बाकी दोस्तों नेटवर्क
कनेक्टिविटी के लिए आईफोन में आपको सैमसंग में दोनों में मल्टीपल 5G बैंड्स मिलते हैं। हमने स्पीड टेस्ट वगैरह टेस्ट किया, बहुत अच्छे से काम करता है। वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ 5.3 आईफोन में है, तो सैमसंग में ब्लूटूथ 5.4 है, और NFC आपको दोनों में मिलता है, और सारे सेंसर्स का सपोर्ट दोनों में दिया गया है। अब ज़्यादा नहीं बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। भाई मुझे बताना पड़ेगा ना कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले तो iPhone 16 Pro Max 1,49,900, 1.5 लाख से स्टार्ट होता है, 256 GB स्टोरेज, जहाँ पर आपको इसके अंदर जो बेस रैम भी होता है ना एप्पल का, वो 8 GB होता है। ठीक है ना, एप्पल वाले उसमें भी बहुत सारा काम कर लेते हैं, उनको रैम को पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मार्केटिंग नहीं करते एंड्रॉइड जैसी। एप्पल की बात ही अलग है। और सैमसंग S25 Ultra 12,256 1,30,000। अच्छा, दोनों के प्राइस की आप देखेंगे तो 20,000 रुपये का फर्क है। अब मैं एकदम क्लियर करता हूँ, अगर आप एक आईफोन से आईफोन पे स्विच कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। iPhone 16 Pro Max इज़ ए गुड फोन। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं भाई मेरे पास सैमसंग S24 Ultra था और मुझे iPhone 16 Pro Max पर स्विच करना है, तो हमने एक वीडियो बना दिया है। वो मैं एज ए यूज़र S24 Ultra था, और फिर जब मैंने बताया कि iPhone 16 Pro Max पर जब हम स्विच करते हो तो कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है, वो यहाँ पर काट दूंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, फिर आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे पास S24 Ultra है और मुझे S25 Ultra पे जाना है, तो मैं रोक दूंगा। क्यों? S24 Ultra भी उतना ही अच्छा है जितना S25 Ultra है। ठीक है, सिर्फ इंक्रीमेंटल अपडेट्स हुए, तो मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि S24 Ultra छोड़ के S25 Ultra ले लो, क्योंकि S24 Ultra तो अभी मेरे हिसाब से 1 लाख तक भी, और ऑफलाइन में तो 80-90 हज़ार तक मिल जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर डेफिनेटली दिस इज वर्थ कंपेयर टू S25 Ultra के। और दोनों में से अगर बात करूं तो दोनों ही फ़ोन अच्छे हैं। एंड्रॉइड में मैं इसको किंग मानता हूं, तो iOS में डेफिनेटली आज के मामले में iPhone 16 Pro Max किंग है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, कौन सा फ़ोन आप चूज़ करेंगे अगर आपके पास इतनी बजट है तो। बाकी ऐसे कंपैरिजंस एज ऑलवेज फेयर तरीके से आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं तो कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।